नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी प्रीलिम्स के इकाई 5 पर आधारित इस लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी उपराष्ट्रपति को लेकर, उसके समस्त आर्टिकल्स, उनकी क्या स्थिति है भारत में, उपराष्ट्रपति के पद के तौर पर किस तौर पर वो काम करता है, राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति की क्या स्थिति है और उपराष्ट्रपति के तौर पर किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है और भारत में अब तक कितने और कौन कौन उपराष्ट्रपति हुए हैं, उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्यों को हम लोग देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद को लेकर। देखेंगे कि प्रधानमंत्री कैसे बनता है, मंत्रिपरिषद की क्या स्थिति है और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। क्या मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल एक जैसी व्यवस्था है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं ये, या फिर इनमें कुछ अंतर होता है, इसको भी आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम समझेंगे। साथ ही साथ आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे महान्यायवादी के बारे में। अभी हम लोग देख रहे हैं फिलहाल में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चल रहा है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है उसको लेकर वहां पर शब्द जो है वो चर्चा में भी है। तो या ये समझेंगे कि ये क्या शब्द है, क्या पद है और इसकी क्या स्थिति है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम एक एक करके सभी चीजों पर नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के लिए संविधान में किस प्रकार की व्यवस्था है, कौन से अनुच्छेद है, उनको देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 74 और आर्टिकल नंबर 75, ये दोनों आर्टिकल जो है दोस्तों प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं। अगर हम आर्टिकल 74 को देखते हैं तो यहां पर कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता के लिए, उनको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। जब हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति वाले टॉपिक को डिस्कस किया था तो हमने वहां देखा था कि भारत के राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति होती है, कार्यपालिका शक्ति होती है, वित्तीय शक्ति होती है, सैन्य शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति होती है। विभिन्न प्रकार की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करते कैसे? तो इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, सहायता करने के लिए, सलाह देने के लिए दोस्तों मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। कि जो मंत्रिपरिषद है, इसका हेड, इसका जो मुखिया होता है वही प्रधानमंत्री होता है। बराबर दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 75 कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनकी जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन भत्तों से संबंधित जो भी व्यवस्था है वो सब के सब आर्टिकल नंबर 75 से संबंधित होते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर चीजें देखने वाले हैं। चूंकि ये चुनाव का सीजन चल रहा है दोस्तों, कुछ 1-2 महीने में आप लोगों को भारत में इलेक्शन देखने को मिलेंगे लोकसभा के, और उसके बाद प्रधानमंत्री का चुनाव और मंत्रियों की नियुक्ति होगी, पूरी मंत्रिपरिषद का गठन होगा। तो ये जो टॉपिक है वो करंट अफेयर की दृष्टि से भी आप लोगों के लिए बहुत रिलेवेंट टॉपिक है। मतलब अगर आप करंट अफेयर की दृष्टि से इस टॉपिक को तैयार करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा ये समय है कि हम इस लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मंत्रिपरिषद के मंत्री, याद रखिए जो मंत्रिपरिषद है इसमें एक ही प्रकार के मंत्री नहीं होते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं। जनरली आपके सामने शब्द आता है मंत्री, तो हम लोग मंत्री में केवल एक ही अर्थ निकालते हैं कि कोई व्यक्ति मंत्री है। लेकिन जब पद के आधार पर, इनकी पावर के आधार पर देखें तो मंत्री भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कैबिनेट मंत्री, है ना। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कितनी श्रेणी है? मुख्य तौर पर 3 श्रेणी है। कैबिनेट मंत्री, अब जैसे जो कैबिनेट मंत्री है ये महत्वपूर्ण मामलों के नीति निर्धारक निकाय के तौर पर काम करता है। जो कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात करें, इसमें कुछ प्रमुख विभाग के जो मंत्रालय होते हैं उन मंत्रियों को इसमें शामिल किया जाता है। खास विभाग, खास मंत्रियों की ये टीम होती है। जैसे हम लोग बात करें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है ना, परिवहन मंत्री, ये कैसे मंत्री हो गए? ये बहुत खास विभाग वाले मंत्री हो गए जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता है। तो ऐसे में ये प्रमुख नीति निर्धारक के तौर पर काम करने वाले मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो कुछ राज्य मंत्री होते हैं जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं। स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या है कि ऐसे मंत्री जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है वो किसी कैबिनेट मंत्री के अंदर काम नहीं करते। बोलने का मतलब यह है कि वो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते, वो अपने पर्टिकुलर विभाग में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद हमें राज्य मंत्री का एक दर्जा देखने को मिलता है, एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और एक राज्य मंत्री। जो राज्य मंत्री है
ये कैबिनेट मंत्री के या फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अधीन काम करते हम लोगों को दिखाई पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि इनकी सहायता के लिए इस प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य मंत्री भी होते हैं जिन्हें उप मंत्री कहा जाता है। ये उप मंत्री ऐसे मंत्री होते हैं जो या तो राज्य मंत्री को या कैबिनेट मंत्री को सहायता करेंगे, सलाह करेंगे, उनके कामों में मदद करने के लिए इनका नियुक्ति करते हैं। अगर हम व्यवहार की बात करें तो व्यवहार में अगर देखा जाए तो इन मंत्रियों की नियुक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि सबको साधा जा सके, सबको साधा जा सके। कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति बागी हो सकता है, उसको ऐसा लग सकता है कि भाई हमें पर्याप्त जिम्मेदारी नहीं मिली है, ऐसे कंडीशन में उसे कोई ना कोई पद दे दिया जाता है। अब वो पद उप मंत्री के तौर पर ही क्यों ना हो, राज्य मंत्री के तौर पर ही क्यों ना हो, ऐसे कहीं ना कहीं मंत्री परिषद एक विस्तृत आकार में हमें दिखाई पड़ती है। दोस्तों हमारे यहाँ पर एक और पद हमें देखने को मिलता है दोस्तों, उप प्रधानमंत्री। हम लोग प्रधानमंत्री की बात तो करते हैं, लेकिन एक पद और हमें देखने को मिलता है उप प्रधानमंत्री। ये दोस्तों ये राजनीति की विषय वस्तु हो जाता है। अगर राजनीतिक कारण से अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप प्रधानमंत्री की व्यवस्था भी कर देते हैं। जैसे कि हमारे संविधान में उप मुख्यमंत्री की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम देखें तो कई सारे जगहों पर हमें उप मुख्यमंत्री के पद की व्यवस्था देखने को मिलती है। कुछ राज्यों में तो दो दो उप मुख्यमंत्री जैसे सिस्टम भी चल रहा है। ये सब क्या है, एक राजनीतिक स्थिति है। मैंने पहले ही कहा है कि लोगों को, दलों को साधने के लिए अगर हम देखें उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है ना। इसके अलावा हम इन अन्य पदों को कोई इंपॉर्टेंस रूप से नहीं देखते संविधान में कि कोई उप प्रधानमंत्री हो या पहले कोई उप मुख्यमंत्री हो। ठीक है, उप प्रधानमंत्री के पद की जब बात करते हैं दोस्तों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के गृह मंत्री थे, लेकिन इन्हें हम उप प्रधानमंत्री के तौर पर भी जानते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो यहां पर ये तो आपने मंत्रियों की बात की, लेकिन अब हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखें कि मंत्रियों की संख्या क्या हो सकती है। दोस्तों जब हम मंत्रियों की संख्या की बात करते हैं तो याद रखिएगा भारत में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम हमें देखने को मिलता है 2003 में। इस संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया है कि जितनी भी सदस्य संख्या है उनका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। पहले क्या होता था कि अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, है ना, राजनीतिक हित जो है उनको साधने के लिए प्रसाद के जैसे मंत्री पद बांट दिए जाते थे। जब ये अति हो गया, एक प्रकार से देखा गया कि इस व्यवस्था पर नियंत्रण लगाना बहुत जरूरी है। यह व्यवस्था कुछ ऐसी होती जा रही है जिससे लोकतंत्र प्रभावित हो सकता है। जिसको चाहे उसको आप मंत्री पद की लालच देकर अपनी तरह मोड़ सकते हैं, क्योंकि मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं होती थी। तो अब यह कर दिया गया है 2003 से कि हमारे यहाँ जो मंत्री होंगे वो सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। तो अब आपको केवल 15% तक ही मंत्री नियुक्त करने का अधिकार होता है। इसके अलावा ज्यादा मंत्री नहीं कर सकते। मंत्रियों की संख्या निश्चित हो सकती है। लेकिन यह एक और चीज हम लोगों को जानना होगा कि मंत्री कौन बन सकता है, मंत्री कौन बन सकता है, या फिर हम बात करें कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और मंत्री कैसे बनते हैं, उसके लिए योग्यता या हम बोल सकते हैं कि उनके लिए क्या अर्हताएं चाहिए। तो याद रखिए कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, बस उसको क्या होना चाहिए, संसद का सदस्य होना चाहिए, संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर वो संसद का सदस्य है तो मंत्री बन सकता है। बराबर कभी कभी हम ये देखते हैं कि कोई कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो संसद के सदस्य नहीं होते, संसद के सदस्य नहीं हैं, फिर भी वो क्या हो गए, मंत्री बन गए। तो संसद के सदस्य नहीं होने पर भी आप मंत्री बन सकते हैं, लेकिन ऐसे मंत्री केवल 6 माह तक ही अपने पद पर रह सकते हैं, 6 माह से ज्यादा अपने पद पर नहीं रह सकते। मतलब अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और वो मंत्री बना दिया जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन की या तो राज्यसभा की या लोकसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप राज्यसभा से सदस्य हो तो भी आप मंत्री बन सकते हो, आप लोकसभा से सदस्य हो तो भी आप मंत्री बन सकते हो, लेकिन ये जरूरी है कि आपको एक सदन की सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। और जब हम सदन की सदस्यता की बात करते हैं तो यहां पर लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष उम्र निर्धारित है। भारत का नागरिक होना चाहिए, इलेक्शन बन के आप यहां
जा सकते हो सदस्य के तौर पर। तो ऐसी कंडीशन में संसद का सदस्य जो व्यक्ति होगा वो बन जाएगा मंत्री। लेकिन यहां एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप प्रधानमंत्री की बात करें तो यहां इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। तो प्रधानमंत्री वही व्यक्ति हो सकता है जो कि बहुमत प्राप्त दल का नेता है। बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री हो सकता है। और बहुमत कहां पर, वो भी लोकसभा में। जिस दल को, जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा उस पार्टी का नेता जो होगा वही प्रधानमंत्री बन सकता है। और इस प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है दोस्तों वो किसके द्वारा होगी, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये होती है। तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। अब अगर हम यहां पर देख रहे हैं कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है तो अन्य मंत्री कैसे बनेंगे, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री अपने पसंदीदा लोगों को, जो संसद के सदस्य चुने गए हैं, उनको सिफारिश करता है राष्ट्रपति के सामने, तब जाकर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करती हैं। दोस्तों याद रखिएगा, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री हो वो संसद के सदस्य होना जरूरी है। और प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जो बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लोकसभा के अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। अब लोकसभा के अगर चुनाव होने वाले हैं तो सबको पता है कि 545 सीटें हैं हमारे यहाँ लोकसभा में। अब 545 सीटों पर चुनाव होंगे, इसका 50% + 1 अर्थात बहुमत जिसके पास होगा वो सरकार बना लेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 50% क्या होगा, 272 + 1 अर्थात 273 यहां सांसद जिस भी पार्टी के पास होंगे उस पार्टी के जो भी जीते हुए लोग होंगे वो अपने बीच में से अपने दल का एक नेता चुनेंगे। वही नेता जो होता है वो क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2024 का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में वही 545 सीटें हम लोग मान लें लगभग, इन पर क्या होगा, चुनाव होगा। चुनाव के बाद जो भी पार्टी 273 इतने सांसदों को अपने साथ लाने में सफल हो जाएगी, उस पार्टी का एक नेता, पार्टी के लोग विधायक जो सांसद होंगे वो चुनेंगे, वही नेता प्रधानमंत्री बन पाएगा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। अब यहां क्लियर है कि मोदी जी ने नारा दे दिया है। मोदी जी ने क्या नारा दे दिया भाई, एनडीए 400 पार और बीजेपी 370। अगर एनडीए 400 पार हो रहा है और बीजेपी 370 हो रहा है तो बहुमत के लिए तो 273 चाहिए। तो ऐसे में मोदी जी जो रहेंगे वो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उन्हें बीजेपी अपना नेता पहले ही घोषित कर चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रधानमंत्री बनने की व्यवस्था है, कैसे प्रधानमंत्री दोस्तों हमारे यहाँ पर बना जाता है। अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज देखें कि मंत्रियों का उत्तरदायित्व क्या होता है। जब हम मंत्रियों के उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो इसके दो प्रकार से हम उत्तरदायित्व देखते हैं, एक सामूहिक उत्तरदायित्व और एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। दोनों प्रकार का उत्तरदायित्व हमें मंत्रियों का दिखाई पड़ता है। जब हम सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अंतर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था देखने को मिलती है कि जो मंत्री परिषद होगी वो लोकसभा के प्रति सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होगी। यहां पर बोलने का मतलब है कि लोकसभा किसका सदन है, जनता का सदन है। किसका प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कैसे, जो लोकसभा में सदस्य होते हैं, सांसद चुने जाते हैं, उन सांसद को कौन चुनती है, तो जनता द्वारा इनका चुनाव होता है। अब चूंकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में बैठते इसलिए जनता का सदन है। अब जनता का सदन है और जो प्रधानमंत्री बनेगा वो उस सदन में जिस भी पार्टी को बहुमत है उस दल का नेता है। इसका मतलब वो सीधे सीधे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के ही परामर्श से अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त किया जाता है। तो सभी के सभी मंत्री प्रधानमंत्री सहित किसके प्रति,
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, और अप्रत्यक्ष रूप से हम कहें तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये याद रखिएगा। मतलब ये कि इनको जब तक लोकसभा में विश्वास प्राप्त है तब तक ये पद पर रहेंगे। जिस दिन इनको विश्वास प्राप्त नहीं होगा, ये मान लिया जाएगा कि जनता इनमें विश्वास नहीं रखती, इनको पद से हटना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, भंग हो जाएगी व्यवस्था। तो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए हम देखते हैं कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो 5 साल में होते हैं, और 5 वर्ष में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके बाद नई लोकसभा का गठन होता है, और नई लोकसभा के गठन के साथ साथ प्रधानमंत्री भी दोबारा से नई मंत्रिपरिषद का गठन होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के प्रति आपकी उत्तरदायित्व निर्धारित है। तो लोकसभा अगर खत्म होगी तो मंत्रिपरिषद भी खत्म होगी, दोबारा से नई बनती है। ये व्यवस्था याद रखेंगे जो इस बार भी होने वाला है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है? तो याद रखिएगा कि मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। इस संदर्भ में हम कहते हैं कि जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री हैं, वो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी रखते हैं। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति रखते हैं? राष्ट्रपति के प्रति, और लोकसभा के प्रति इनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अब यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक मंत्रालय है, वो मंत्रालय किसके, किसी एक मंत्री के नेतृत्व में चलता है। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया और वो अविश्वास प्रस्ताव एक मंत्रालय के खिलाफ भी पास हो गया तो पूरी मंत्री परिषद खत्म हो जाएगी। याद रखिए, अगर एक मंत्रालय के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी मंत्री परिषद खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात हो रही है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है। क्लियर? वैसे ही आपका बजट सत्र आता है, अगर बजट आप पास नहीं करवा पाए तो ये वित्त मंत्रालय पूरी व्यवस्था की एक नकारात्मकता आ जाती है, पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाती है। तो ये याद रखिएगा कि सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है। अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो वहां आप पूरी मंत्री परिषद को खो देंगे। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि यहां जो मंत्रालय के मंत्री होते हैं, उन मंत्री के खिलाफ अगर कोई केस होता है, कोई मामला ऐसा आ जाता है कि दिक्कत आ सकती है, तो वो क्या करता है? स्वयं पहले इस्तीफा दे देता है। इस्तीफा देने के बाद वो मंत्री बनता नहीं है, और मंत्री जब रहा ही नहीं है तो फिर पूरी मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व में कैसे निर्वाह कर सकता है। इसलिए जनरली जो मंत्री बनते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं दोस्तों। तो यहां अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही पास हो जाएगा तो वहां सरकार जो होती है वो खत्म हो जाएगी, या वो पूरी सरकार के खिलाफ हो या वो किसी मंत्री के खिलाफ हो। वैसे एक और चीज याद रखिएगा कि अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो भी पूरी मंत्री परिषद खत्म हो जाती है, दोबारा से चुनी जाती है ना। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देगा तो भी, लेकिन अगर एक मंत्री की मृत्यु होती है तो फिर मंत्री परिषद पर उसका असर नहीं पड़ता। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये दोस्तों। तो ये किसकी बात हुई? मंत्री परिषद की व्यवस्था और उसकी चीजों की। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति मंत्री बनने योग्य होता है, जो प्रधानमंत्री होगा उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जो मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त होते हैं। शपथ भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही इन्हें दिलाई जाती है। और जैसे कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, उस हिसाब से इनका भी कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चुनाव नहीं हो पाते तो नई लोकसभा का गठन ही नहीं हो पाता। अगर नई लोकसभा नहीं हो पाती तब तक क्या होगा? तब तक ये काम चलाऊ सरकार के तौर पर ये कार्यरत कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब तक नई लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक ये रह सकते हैं। ये भी स्थिति हम लोगों को आपातकाल या आदि अवस्था में दोस्तों हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो मंत्रियों की पूरी व्यवस्था हुई है दोस्तों। अब हम लोग इनके प्रमुख जो होते हैं नेता, प्रधानमंत्री, उनके कार्यों की बात करते हैं। जब हम प्रधानमंत्री के कार्यों की बात करेंगे तो यहां देश का नेता, अगर हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री के संदर्भ में कहा जाता है कि देश का नेता है। मतलब देश का जो वास्तविक प्रमुख है वो प्रधानमंत्री ही होता है ना।
क्लियर? इसलिए हम इसे देश का नेता कहा जाते हैं। सभी शक्तियां जो विद्यमान होती हैं, सभी शक्तियां जो है प्रमुख, वो शक्तियां प्रधानमंत्री में विद्यमान होती हैं। पोर्टफोलियो का आवंटन करने का मतलब है कि मंत्री कौन किस विभाग का होगा, ये विभागों का जो बंटवारा होता है मंत्रियों को, ये भी प्रधानमंत्री ही करता है। कैबिनेट की जो बैठक होती है, उन बैठक की अध्यक्षता करके निर्णय करने का काम भी प्रधानमंत्री का ही होता है। देश का आधिकारिक प्रतिनिधि, मैंने कहा कि वास्तविक प्रतिनिधि अगर कोई है तो वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भले ही वो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों का भारत आना हो या ये भारत के बाहर जाए, तो यहाँ प्रधानमंत्री ही आपको लीड करते दिखाई पड़ता है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी के तौर पर काम करता है। आर्टिकल नंबर 78 सीधे सीधे यहाँ पर यूज होता है दोस्तों। ठीक है, जो भी काम कर रही है सरकार, उस सबके बारे में जानकारी राष्ट्रपति को देने का दायित्व जो है वो प्रधानमंत्री का ही होता है। कई संस्थान जैसे नीति आयोग हो, परमाणु आयोग हो, ऐसे संस्थानों का प्रमुख भी होता है कौन? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के तौर पर भी आप प्रधानमंत्री को ही देखते हैं, ये याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रमुख हमें देखने को मिलता है और सैद्धांतिक तौर पर हम राष्ट्रपति को यहाँ इस पद पर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब का सब जो पूरा सिस्टम है वो हम लोगों ने किसके संदर्भ में देखा है? मंत्री परिषद, उसकी व्यवस्था के बारे में देखा है। यहां पर एक दो चीजें और आपको देखना है कि गठबंधन का एक प्रकार से वर्ड यूज किया जाता था पहले। ये गठबंधन की सरकार क्या होती थी दोस्तों? तो गठबंधन की सरकार वो होती थी जब एक पार्टी को बहुमत ना मिले, जब एक पार्टी को बहुमत ना मिले। अब बहुमत का मतलब क्या हो गया? 50% + 1। बहुमत ना हो तो क्या करते हैं? कई दल मिलकर सरकार का गठन कर लेते हैं। अब कई दल मिलकर सरकार का जब गठन करते हैं तो ऐसे में ये जो सरकार होती है, इस सरकार को हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कई दशकों के बाद ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। और अब हमारे देश में देख रहे हैं जो जनता का एक मूड है वोट देने का, वो ऐसा है कि हमें गठबंधन की खिचड़ी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। जनरली इस प्रकार से वोटिंग की जाती है कि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत आसानी से मिल जाता, भले वो राज्य की हो या केंद्र की बात हो। सेंट्रल लेवल पर हम दो बार देख रहे हैं, 2014 और 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी को प्रचंड जो बहुमत मिला, उनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार हमें देखने को मिली, जो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के बाद हमें दिखाई देने को मिल रहा है। तो जब कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो गठबंधन की सरकार इसे कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम त्रिशंकु लोकसभा के नाम से भी जानते हैं। त्रिशंकु लोकसभा के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। ये अब हमारे देश में व्यवस्था जनरली देखने को हमें नहीं मिलती। अगर हम यहाँ प्रधानमंत्री पद की मजबूती की बात करें दोस्तों, तो जब किसी पार्टी के स्पष्ट बहुमत की स्थिति में हो तो उस पार्टी का जो प्रधानमंत्री होता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं, ये हमें एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर दिखाई पड़ता है। वहीं अगर हम गठबंधन की सरकार के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो प्रधानमंत्री हमें एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि दलगत राजनीति जो होती है वो दलगत राजनीति कहीं ना कहीं उसकी शक्ति को कम कर देखती है। तो ये हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री के टॉपिक पर डिस्कस किया है दोस्तों, ये प्रीलिम्स के उद्देश्य से किया है। मेंस के उद्देश्य से जब हम देखेंगे तो मजबूत प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है, दलों का क्या महत्व है, ऐसे कई सारे मुद्दों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब मेंस की क्लास करेंगे तब। फिलहाल प्रीलिम्स की दृष्टि से आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए हम जब बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर प्रधानमंत्रियों की सूची आपको पता होना चाहिए। देश के पहले प्रधानमंत्री जो रहे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब जवाहरलाल नेहरू जो रहे वो 1947 से 64 तक हमें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि 1951-52 में पहले लोकसभा के इलेक्शंस हमें देखने को मिले, गठन हुआ, उसके बाद से 1964 तक रहे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको जवाहरलाल नेहरू का 2 टर्म का प्राइम मिनिस्टरशिप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तीसरे टर्म में उनकी डेथ हो जाती है। तो 1951 से फिर आप जाएंगे तो 1955-56 तक, फिर वहां से आप जाएंगे तो 1961-62 तक, लेकिन उसके बाद डेथ हो जाती, तो उसके बाद स्थिति नहीं देखने को मिलती। यहां पर अगर हम मोदी जी को देखेंगे तो मोदी जी अगर इस बार प्राइम मिनिस्टर बनते तो इनका ये तीसरा टर्म होगा, तो वो इस स्थिति से बाहर हो जाएंगे। हालांकि नेहरू जी को लेकर ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है
कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर कुछ इस प्रकार से बने थे कि उनको गांधी जी की तरफ से सपोर्ट मिल गया था, क्योंकि इस समय अधिकतर लोग 80% जो समितियां रहे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में वोटिंग किया था, लेकिन गांधी जी के सपोर्ट की वजह से जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। दोस्तों खैर वो सब राजनीतिक बातें, हमें यहाँ पर हमारे तथ्यों के हिसाब से देखना है। दूसरे हम लोग यहाँ देखें दोस्तों तो हमें देखने को मिलेंगे गुलजारीलाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री, और ये पूरी हम लोगों को सिस्टम देखने को मिल रहा है। गुलजारीलाल नंदा जो थे वो कार्यवाहक थे दोस्तों, और दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर हम लाल बहादुर शास्त्री जी को देखते हैं, जिनकी मृत्यु रहस्यमयी ताशकंद में हमें देखने को मिली थी, उज्बेकिस्तान में। तो ये कहीं ना कहीं समस्या रही। फिर हम लोगों को यहाँ पर पूरा सिस्टम देखने को मिला। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और ये याद रखिएगा ये राज्यसभा की सदस्य के तौर पर प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उसके बाद मोरारजी देसाई हम लोगों को पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाई पड़ते हैं, जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार थी दोस्तों। और उसके बाद हमें फिर से इंदिरा गांधी देखने को मिलती, जिनका लगभग 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यहाँ पर राजीव गांधी 84 से 89 तक रहे। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इंदिरा गांधी की डेथ के बाद सहानुभूति मिली और 400 से ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद भी 1991 में भारत को वित्तीय संकट देखने को मिला। विश्व प्रताप सिंह, फिर हमें चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव जी को आप लोग ना भूलें। नरसिम्हा राव जो रहे 1991 से 1906 तक कांग्रेस की तरफ से बने थे, और इन्हीं के समय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इनको भारत रत्न दिया गया है। अटल जी मात्र 13 दिन सरकार चला पाए थे जब पहली बार इनको प्रधानमंत्री चुना था। फिर देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, उसके बाद फिर अटल जी ने अपनी 5 साल का कार्यकाल सरकार के तौर पर किया। फिर 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, और 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमें यहां देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री की बात हम लोगों ने की। इसके अलावा इससे संबंधित जो तथ्य रहेंगे वो अगले लेक्चर में जब हम संसद की बात करेंगे तब, कि कौन से नंबर की लोकसभा का गठन हो रहा है और क्या राज्यसभा की व्यवस्था है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आज के लेक्चर का वो है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पद है, इसके बारे में हम लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। अगर अटॉर्नी जनरल के पद की बात करते हैं तो भारत में प्रथम इस पद पर रहे थे एम शीतल वाड़े। सबसे ज्यादा समय तक भी इस पद पर यही रहे थे, और पहले भी एम शीतल वाड़े ही थे। और वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत में आर वेंकट रमणी भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी का जो पद है वो सबसे पहले हम लोगों को 28 जनवरी 1950 से दिखाई पड़ता है, तब से लगातार हमें सामने देखने को है। जब हम महान्यायवादी की बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले इसकी नियुक्ति की बात करना पड़ेगी। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। राष्ट्रपति महोदय जो होंगे वो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 76 क्लॉज 1 यहां पर हम लोगों को सीधे सीधे बात बताता है, लेकिन ये अपनी मर्जी से नहीं करते, ये उसी व्यक्ति को महान्यायवादी चुनते जिसको सरकार सिफारिश करेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। पात्रता क्या होगी? अगर कोई व्यक्ति महान्यायवादी बनना चाहता है तो उसके पास पात्रता ठीक वही होनी चाहिए जो पात्रता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति होता है वो महान्यायवादी भी बन सकता है, जैसे कि किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज के तौर पर काम किया हो। अगर ऐसा ना किया हो तो एक या अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक उसके पास अधिवक्ता, वकील के तौर पर काम करने का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति की नजर में वो विधि का ज्ञाता होना चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति को महान्यायवादी पद पर स्थापित किया जा सकता है। महान्यायवादी कब तक काम करेगा दोस्तों? संविधान में इसको लेकर कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। महान्यायवादी को लेकर कोई निश्चित प्रावधान हमारे देश के संविधान की व्यवस्था में नहीं है। कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते और इनको हटाने का काम बोल सकते हैं, जब भी ये संवैधानिक कदाचार का कोई काम करते तो इनको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, कभी भी राष्ट्रपति हटा सकता है। अगर हम कर्तव्य की बात करेंगे या कार्य की बात करेंगे दोस्तों तो याद रखिएगा कि ये भारत सरकार का वकील है। भारत
सरकार का वकील होता है महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, अगर हम कहें सर्वोच्च विधि अधिकारी के तौर पर महान्यायवादी को देखा जाता है। अब चूंकि ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, तो इसका काम है भारत सरकार के खिलाफ कोई भी केस आते हैं उन पर ये भारत सरकार का पक्ष रखता है। भारत सरकार को किसी भी कानूनी विधायी मामले में सलाह देने का काम महान्यायवादी का होता है। आर्टिकल 143 के तहत आर्टिकल 143 ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि किसी भी न्यायिक मुद्दे पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। अब राष्ट्रपति खुद तो सलाह लेने के लिए जा नहीं सकता, इसलिए राष्ट्रपति की तरफ से महान्यायवादी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श के लिए जाते हैं। बराबर, ये तो इसके कार्य हो गए। और अगर हम महान्यायवादी के अधिकारों की बात करें तो जिस प्रकार से संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं आर्टिकल 105 के तहत, वे समस्त विशेषाधिकार महान्यायवादी को मिलते हैं। कैबिनेट स्तर का दर्जा मिल जाता है, किसी भी सदन में ये जाकर बोल सकता है। चूंकि महान्यायवादी सदन का सदस्य नहीं, इसलिए वोटिंग अधिकार इसको नहीं होता। देश के किसी भी न्यायालय में जाकर ये अपना पक्ष रख सकता है। इसके अलावा जो महान्यायवादी है वो दोस्तों याद रखिएगा कि कोई सरकारी कर्मचारी के तौर पर नहीं होता, इसलिए जब भी इसके निजी कोई काम करेगा उसके संदर्भ में इसे रोका नहीं जा सकता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। निजी काम कर सकता है, परंतु भारत सरकार के खिलाफ अगर इससे कोई राय लेता है तो वो राय महान्यायवादी नहीं दे सकता। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम महान्यायवादी के वेतन की बात करें तो लगभग 2,25,000 के आसपास महान्यायवादी का वेतन होता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं हम बात करें अन्य सुविधाएं भी महान्यायवादी को मिलती है, याद रखिएगा। महान्यायवादी की पद जो है इसमें इसको सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल भी होता है, और इसके अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की व्यवस्था भी होती है। जब हम अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की बात करते हैं ASG, ये पद आपको देखने को मिलेगा केजरीवाल के केस के संदर्भ में। क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां ईडी की तरफ से जो पक्ष रखने वाले हैं सरकारी वकील, वो हम लोगों को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये महान्यायवादी की व्यवस्था थी दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में चीजों को देखा। इस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि मंत्रिपरिषद कैसे चलती है, क्या उसकी व्यवस्था है, भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची देखी है, उसके बाद महान्यायवादी की व्यवस्था को देखा है। अगले लेक्चर में लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। लगातार हमारी इस लेक्चर सीरीज से आप लोग बने रहिए। जो लोग पहली बार हमारी इस लेक्चर सीरीज से जुड़ रहे हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप लोग इस लेक्चर को पसंद कर रहे हैं दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर सीरीज को शेयर जरूर करिए। आप लोग देख भी रहे हैं, प्रश्न भी पूछ रहे हैं, नोट्स के लिए व्हाट्सएप पर भी आप बोल रहे हैं, टेलीग्राम पर भी आप जुड़ रहे हैं लगातार। लेकिन जो कमी दिख रही है वो यही कि हम जो मेहनत कर यहाँ पर चीजें अपडेट कर रहे हैं वो सीमित लोगों तक पहुंच रही है। अगर आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे जब शेयर करेंगे तो ये अन्य लोगों के पास भी पहुंचेगी दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।